हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स अकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी बुक गद्य खंड भाग का तीसरा पाठ संपूर्ण क्रांति का लेखक परिचय और इस पाठ का मैं सारांश बताने वाला हूं आप लोगों को। यानी जो लेखक परिचय के बाद इस पाठ का में जो भी हम लोग मतलब पढ़ेंगे या आप लोगों ने संपूर्ण क्रांति पाठ को पढ़ा होगा, तो वो सारे पाठ में जितने भी बातें कही गई हैं उसका मतलब मैं एक संक्षिप्त विवरण जो आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोग को जो अगर जो लोग बुक पढ़े भी नहीं होंगे तो वो लोग सारांश पढ़ करके जो है वो ये समझ जाएंगे कि इस संपूर्ण क्रांति पाठ में जो है क्या बताया गया है। तो जो लोग अगर बुक पढ़ चुके हैं उन लोग के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, ताकि वो लोग जो है उनको दिक्कत नहीं होगा। वो तो मतलब एक समरी जान जाएंगे, पूरा बुक को तो वो किताब को पढ़ चुके हैं, पाठ को पढ़ चुके हैं। बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए एक मतलब ये रहेगा कि वो सारांश को जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि पाठ में क्या कहा गया है। तो दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो लोग इस पाठ को पढ़े हैं, जो लोग नहीं भी पढ़े हैं, दोनों लोगों के लिए। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक जो इस वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को लेखक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे पाठ का, तो पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। यह क्या है? एक ऐतिहासिक भाषण है। किसके द्वारा जो है ये भाषण दिया गया है? तो आप लोग फोटो देख ही रहे होंगे, ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं। इनके बारे में आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सीता बदियारा गाँव, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में बीच में फैला हुआ है, यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। यानी सीता बदियारा गांव जो कि उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार दोनों जिलों में फैला हुआ यह गांव है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और हमारे जयप्रकाश नारायण जी का निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था, यानी 1979 को इनका निधन हो गया था। इसके बाद बात करेंगे इनके बचपन का, कि बचपन में ये किस नाम से जाने जाते थे, या बचपन में जो इनको किस नाम से जो लोग पुकारते थे। तो बचपन में इन्हें बाउल कहा जाता था, और बड़े होने पर ये जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए और अपनी जनपक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। यानी बचपन में इनको जो बाउल कह के पुकारा जाता था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक ऑब्जेक्टिव है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से जाना जाता था। तो इन्हें बचपन में बाउल कह के पुकारा जाता था। जब ये बड़े हो गए तो इनको शॉर्टकट में जयप्रकाश नारायण का जय का जे और प्रकाश का पी, यानी जेपी कह के इनको संबोधित किया जाता था। और फिर जो जनता लोग थी, यानी जो जनता के समूह था, तो उन जनता लोगों ने इनको क्या किया, लोकनायक की उपाधि दे दिया। तो इन्हें लोकनायक के नाम के रूप में लोग जानने लगे। इसके बाद इनके माता पिता का नाम दिया है। माता का नाम इनका फुलरानी था और पिता का नाम हरसू दयाल था। पत्नी जो थी वो प्रभावती देवी थी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। ये VVI एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि जो जयप्रकाश नारायण थे उनकी जो पत्नी जो है किनकी पुत्री थी, किनकी पुत्री थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद की। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद की। और प्रभावती देवी किनकी पत्नी थी? तो पत्नी किनकी थी? तो जयप्रकाश नारायण जी की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश नारायण जी की शिक्षा की। तो शिक्षा में बताया गया है कि आरंभिक समय में जो जयप्रकाश नारायण थे वो घर पर ही शिक्षा प्राप्त किए थे। फिर पटना कॉलेजिएट पटना में ये वो दाखिल होते हैं, और यहाँ पर वो क्या करते हैं कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर वो मतलब लेख के प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, जिसमें मतलब कि उन्हें जो है सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। फिर बाद में जो है वो पटना कॉलेजिएट पटना में प्रवेश करते हैं, ठीक। और वहाँ प्रवेश पाने के बाद जो है फिर कुछ समय वहाँ भी अपना जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं। लेकिन क्या होता है कि असहयोग आंदोलन छिड़ जाता है। असहयोग आंदोलन कब छिड़ता है? तो आप लोगों को मालूम होगा, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन जो है छिड़ता है, और 1922 में इसको स्थगित कर दिया जाता है, ठीक।
1920 में जो है ये असहयोग आंदोलन शुरू होता है और 1922 में स्थगित कर दिया जाता है। तो उसी 1920 में ही जो असहयोग आंदोलन चला, तो उस दौरान ये पटना कॉलेज में प्रवेश पाए थे। तो फिर उस समय अपना शिक्षा अधूरी छोड़ देते हैं। फिर जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है 1922 में, तो ये उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ के कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसिन इन विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। वहीं पर जो है मार्क्सवाद की शिक्षा प्राप्त करते हैं, समाजवाद की शिक्षा प्राप्त करते हैं और वहाँ पर पीएचडी कर रहे होते हैं, लेकिन वो पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है कि माँ की तबीयत उनकी खराब हो जाती है, जिस वजह से वो पुनः फिर भारत लौट आते हैं। तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी की शिक्षा था, यानी कि वो आरंभ में घर पर पढ़ाई किए, फिर पटना आ गए, पटना कॉलेजिएट में दाखिल हुए। पटना कॉलेज में प्रवेश पाने के बाद जो असहयोग आंदोलन छिड़ गया, तो असहयोग आंदोलन में जुड़ने के बाद अपना इंटर का तक का पढ़ाई जो अधूरा छोड़ दिया। फिर बाद में जो इंटर पास करते हैं, फिर उसके बाद जो है अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई करते हैं, वहाँ पीएचडी करते हैं, लेकिन पीएचडी पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से जो है उनके माँ की तबीयत खराब होने के कारण वो इंडिया यानी भारत वापस आ जाते हैं। भारत जब आते हैं तो वो राजनीतिक कार्यों में जुड़ जाते हैं। तो भारत आने के बाद जो है वो उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, तो उसके बारे में बताया गया है कि जब भारत आते हैं तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। भारत आने के बाद ये डायरेक्ट कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस में शामिल होने के बाद फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल चले जाते हैं। हम लोग को मालूम है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो क्यों हुआ था, ये आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, यहाँ मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सभी के बारे में आप लोग जानेंगे। लेकिन हाँ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन मैंने बताया आप लोगों को कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक, 1930 में याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ, 31-32 इस समय मतलब चल ही रहा था। तो उस दौरान जयप्रकाश नारायण क्या होते हैं, जेल चले जाते हैं और फिर उसके बाद जब जेल से बाहर आते हैं तो कांग्रेस के अंदर ही वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। फिर इसके बाद 1939 में, फिर 43 में, इन दोनों सनों में वो जेल जाते हैं। जब 42 का समय चल रहा था तो उस दौरान जो ये आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में इनको जो है विश्व प्रसिद्धि हासिल होती है। ठीक, और फिर उसके बाद जो है आज़ादी के बाद 1952 में वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान देते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। एक तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है किसने किया, ये आप लोग याद रखना है। उसके बाद जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो कब हुआ, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद बताया जा रहा है कि धीरे धीरे सक्रिय राजनीतिक से स्वयं को वो अलग कर लिए और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से वो जुड़ गए। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन आता है और अक्सर जो है बच्चे गलतियां कर देते हैं। वो समझते हैं कि सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण किए थे। नहीं, ये चीज़ गलत है। अगर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वहाँ पे हम लोग को बताना है विनोबा भावे। हाँ, लेकिन ये कहेगा कि सर्वोदय आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जो है मतलब कब जुड़े, तो ये बताना है कि 1954 में। ठीक ना, ये याद रखना है कि 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जुड़े थे, उसका नेतृत्व किए नहीं थे। ठीक, फिर उसके बाद जब जयप्रकाश नारायण इस सारे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गए, तो उन्होंने अंत में यानी 1974 का जब समय था, तो उस समय जो है ये क्या किए, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे और आपातकाल के दौरान जो ये जेल गए थे। आपातकाल जो है 1975 में लगा था, 77 तक चला था आपातकाल। ठीक, इंदिरा गांधी का शासनकाल चल रहा था तो उस समय आपातकाल लगा था। तो आपातकाल के दौरान भी ये जेल गए थे और इनके मार्गदर्शन में ही क्या हुआ, फिर जनता पार्टी का गठन किया गया था। तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी का राजनीतिक जीवन था। इनमें बताया गया कि वो कई बार जो है जयप्रकाश नारायण राजनीतिक आंदोलन में जुड़ने के साथ साथ जेल गए। ठीक, जेल जाने के बाद भी इन्होंने देश के लिए जो है, लोगों के लिए, जनता के लिए जो है लड़ना नहीं छोड़ा। वो बाहर निकलने के बाद भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में, फिर जो है इन्होंने जो 1942 में आंदोलन चला था उस आंदोलन में अपनी भागीदारी
निभाई थी। फिर 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से भी ये जुड़े थे। इसी तरह आगे हम लोग बात करेंगे इनकी रचनाओं का, तो इनकी केवल एकमात्र रचना थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, जिसका नाम क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये जयप्रकाश नारायण जी का एकमात्र रचना है, और कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखा था लेकिन वो अप्रकाशित है। डायरी और निबंध भी इनके द्वारा लिखित है लेकिन वो प्रकाशित नहीं है। लेकिन ये आप लोग को याद रखना है कि 1965 में समाज सेवा के लिए इन्हें मैग्सेसे सम्मान मिला था, और 1998 में इन्हें जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को जरूर याद रखना है कि 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था, और उसके बाद जो है इन्हें जो है 1998 में भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक, तो ये दोनों बातों को भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान क्यों दिया गया या किस लिए दिया गया, तो समाज सेवा के लिए 1965 में, और भारत रत्न इनको कब मिला था, तो 1998 में मिला था। अब आप लोग सोचिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जो निधन है वो तो 1979 में ही जो इनका निधन हो गया था। आप लोग जो सोचिएगा कि जयप्रकाश नारायण का निधन तो 1979 में ही हो गया था, इनको जो है भारत रत्न मिला कब, 1998 में मिला। तो भारत रत्न जो है वो मरणोपरांत भी मिलता है, मतलब मरने के बाद भी जो है, जो भी मतलब कि अच्छे कर्म किए हुए लोग हैं, या मतलब जो भी मतलब कि है लोग, उनके मरने के बाद भी जो क्या होता है कि भारत रत्न जो है उनके परिवार के लोगों को मतलब दिया जाता है। तो जब जयप्रकाश नारायण नहीं थे तो उनके जो है मतलब कि अन्य जो फैमिली मेम्बर के लोग थे उनको जो है मतलब कि भारत रत्न दिया गया उन्हीं के नाम पे। तो जयप्रकाश नारायण को मरने के बाद यानी मरणोपरांत जो है इनको भारत रत्न दिया गया 1998 ईस्वी में। तो ये कन्फ्यूजन नहीं करना है, तो वो चले गए ऊपर तो कैसे इनको भारत रत्न मिल गया, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो कुछ हमारे जो पाठ है संपूर्ण क्रांति उससे और लेखक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग एकत्रित करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे उनके द्वारा लिखा गया जो संपूर्ण क्रांति नारा या भाषण है वो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि जो यहाँ पर संपूर्ण क्रांति भाषण दिया गया है ये मतलब कि कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 को। कहाँ पे दिया गया, तो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। लेकिन एक खास बात ये भी है कि आज जो पटना के गांधी मैदान में आज भी नेता लोग आते हैं, भाषण देते हैं, मंच सजता है, जितना भीड़ इकट्ठा होता है वो 5 जून 1974 के समय से क्या होता है, काफ़ी कम होता है। यानी उस समय जयप्रकाश नारायण जी जब पटना में गांधी मैदान में भाषण दिए थे तो लाखों लाख की संख्या में जो है लोग इनका भाषण सुनने के लिए भारत के हर कोने से जो है लोग पहुंचे थे। कोई बस से आए थे, कोई ट्रक से आए थे, कोई भाड़ा पर जो गाड़ी लेकर के आए थे, मतलब जिधर जिनको जो सुविधा मिलता था वो भारत के हर कोने से जो है इनका भाषण सुनने के लिए लोग आए थे। तो यही कहा जाता है कि पटना के गांधी मैदान में उस दिन के बाद से ना कोई वैसा प्रेरक भाषण हुआ और ना कोई वैसा जो है भीड़ इकट्ठा पटना गांधी मैदान में हुआ है। तो ये एक मतलब कि कह सकते हैं ये जो है मतलब कि एक रिकॉर्ड बन गया है कि इस रिकॉर्ड को जो अभी तक तोड़ा नहीं गया है। तो आप लोग को भी याद रखना है कि 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में भाषण दिया गया था। और जेपी जी ने 1974 में क्या किया था, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी ये किए थे। और इन्हें हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, तो लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बचपन में इनको बाउल कहते थे, बड़े होने पर जेपी कहा गया, और फिर इसके बाद जो है जो जन पक्षधर के लोग थे इन्हें क्या बुलाते थे, तो इन्हें जो लोकनायक के नाम से पुकारते थे या लोकनायक के नाम से इनको प्रसिद्धि मिली थी। इसके बाद जब जयप्रकाश नारायण जी 1922 में अमेरिका गए, तो 1922 में जब अमेरिका गए तो वहाँ पर यहाँ के कुछ ऐसे लोग थे जो इनकी आलोचना करने वाले, वो लोग इनको जो अमेरिका का दलाल बोलने लगे थे। फिर इसके बाद जो है जब ये मतलब कि अमेरिका में रह कर के पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, और जब 1924 में लेनिन का निधन हुआ था, लेनिन का, तो उस समय ये क्या थे, मार्क्सवाद थे। मार्क्सवाद के ग्रंथ छपते थे तो वो पढ़ते थे, मार्क्सवाद विचार अपनाए थे। तो 1924 में क्या बन गए, मार्क्सवादी बन गए। ठीक, फिर जब
छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने स्वीकार किया, या स्वीकार करते समय इनकी जो स्थिति थी वो क्या थी, बुढ़ापे और बीमारी की थी। यानी ये मतलब पूर्ण रूप से जो स्वस्थ नहीं थे, ये बुढ़ा गए थे, तो इनमें शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो है वो उत्पन्न थी, लेकिन फिर भी जो वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व वो कर रहे थे। इसके बाद जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे, उनके अनुसार बताया गया था कि जो दल विहीन लोकतंत्र है वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से माना जाता है। यानी जो मतलब दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से था। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी और पाठ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग जो संपूर्ण क्रांति पाठ है उसको हम लोग समझेंगे संक्षिप्त में कि इस पाठ में आखिर क्या बताया गया है। तो जो संपूर्ण क्रांति पाठ है ये क्या है, आप लोगों को मालूम है, मैंने पहले भी बताया कि यह एक ऐतिहासिक भाषण है। और ये भाषण कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। और ये जो भाषण है स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में संपूर्ण भाषण जो है जनमुक्ति पटना में प्रकाशित है। और इस भाषण का जो है मतलब कि संपूर्ण जनता उस समय क्या कर रही थी, मंत्रमुग्ध होकर के सुन रही थी। यानी जब जयप्रकाश नारायण जी मंच पर खड़े होकर के बोल रहे थे तो जितने भी लोग सुनने वाले थे वो शांत होकर के, चुप होकर के सारी उनकी बातों को लोग सुन रहे थे। भाषण के क्रम में जो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक, वो जो भाषण दे रहे थे, तो भाषण के बाद जब मतलब कि जो जनता थी उनमें क्या हुआ कि क्रांतिकारी विचार उनके मन में उठने लगे। आंदोलन फिर क्या हुआ कि उसने मतलब विराट रूप धारण कर लिया। और पटना के गांधी मैदान में कहा जाता है कि फिर न वैसी कोई भीड़ इकट्ठा हुआ और न वैसा कोई प्रेरक भाषण ही हुआ था। इसी क्रम में उन्होंने भाषण के दौरान ये भी बताया कि जयप्रकाश नारायण ने युवकों को संकेत देते हुए कहा कि हमें तो स्वराज्य मिल गया है, लेकिन अभी जनता को और मीलों दूर जाना है। उन्होंने भाषण के क्रम में नेहरू जी का भी उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि देश की जनता को अभी मीलों जाना है, कठिन परिश्रम करने हैं, त्याग करने हैं। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान में हैं, उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। मतलब जयप्रकाश नारायण भाषण के क्रम में वो बताते ये चीज़ है कि हमें स्वराज्य मिल चुका है, मतलब हमें जो है आज़ादी मिल गई है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिला है। ठीक, आज़ादी केवल नाम मात्र के लिए मिला है कि हम आज़ादी मतलब मिल गया है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। इसी क्रम में नेहरू जी भी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भी अपने भाषण में यह मतलब कि कथन बताया है कि जो हमारी देश की जनता है इन्हें स्वराज्य के लिए अभी कितने मीलों दूर इनको चलना है। ठीक, अभी कठिन परिश्रम करना, अभी त्याग करना है इनको। तो जयप्रकाश नारायण भी भाषण में यही बताते हैं देश की जनता को संबोधित करते हुए कि हमें नाम के लिए स्वराज्य मिला है, लेकिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ भुखमरी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हर चीज़ है। जनता का जो है बगैर रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता है, उनको रिश्वत देना पड़ता है। शिक्षा हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह क्या है, भ्रष्टाचार, करप्शन फैला हुआ है। ठीक, तो वो जनता को तैयार करते हैं, मतलब ये बातों को बता करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आंदोलन को सफल बनाने के लिए जयप्रकाश नारायण ये भी कहते हैं कि वो युवकों को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह देते हैं। यानी जयप्रकाश नारायण इस भाषण में ये भी कहते हैं कि हम तो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, हम पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, हम तो मान लो कि अब जो मतलब कि कुछ समय में हमारा क्या हो जाएगा कि निधन हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। जो आने वाली पीढ़ी है वही तो देश को संभालेगी, देश के बागडोर को संभालेगी। तो जयप्रकाश नारायण युवा वर्ग के लोगों से समझाते थे, उनको संबोधित करते थे कि आप लोग जो है देश का भविष्य है, आप लोग आगे आइए। तो इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण क्या किए थे, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किए थे। उन्होंने जनसंघर्ष समिति का गठन किया था और अपने भाषण में वो अमेरिका प्रवास का भी वर्णन करते हैं। यानी वो अमेरिका प्रवास, यानी जहाँ 1922 में ये अमेरिका गए, वहाँ जा कर के पढ़ाई लिखाई किए। ठीक, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं कि मैं वहाँ जा कर के पढ़ाई लिखाई कैसे किया, कैसे मेरा संघर्ष में जीवन बीता। मैं मजदूरी करके पढ़ता था, पढ़ाई के दौरान में क्या था, घोर कम्युनिस्ट बना। ठीक, घोर कम्युनिस्ट बना, लेकिन मैं भारत लौटा तो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। इस चीज़ की भी चर्चा वो करते हैं अपने इस भाषण में। वो क्यों नहीं कांग्रेस मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होते हैं, तो इसका रीज़न वो बताते हैं कि हमारा जो देश में क्या है, गुलामी है। ठीक, लोग जो है आपस में एकजुट से नहीं है, अलग अलग हैं।
लेकिन कम्युनिस्ट जो था, कम्युनिस्ट लोग वो ये सिखाते हैं कि हमें देश की आज़ादी के लिए एकजुट होकर लड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोग एकजुट नहीं थे। तो इसलिए जो है लोगों ने मतलब क्या लोगों कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जब भारत लौटे तो ये कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। ठीक, ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं कब? 1929 ईस्वी में। ठीक ना, 1929 ईस्वी में जब भारत आते हैं तो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो जयप्रकाश नारायण वो अपने भाषण के क्रम में जो हमारे बापू थे यानी महात्मा गांधी थे और नेहरू थे, उनकी भी इन्होंने क्या की? प्रशंसा की। अपने बचपन के दौरान की बातें बताते हैं कि जब ये छोटे थे तो बापू जो भी कार्य करते थे या गलतियां होती थी तो बापू जो को ये साफ बोलते थे कि मैं आपकी बातों को नहीं मानता हूँ। ठीक, नेहरू जी जो थे उनको ये बड़ा भाई मानते थे। ठीक, उनका आदर सम्मान ये करते थे, लेकिन उनकी भी आलोचना करते थे। वो भी इनकी बातों को बुरा नहीं मानते थे, लेकिन कभी कभार मतलब बुरा उनको लग जाता था तो वो मतलब बुरा मानते थे। लेकिन एक होता था कि नीतियों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के इनको झगड़ा होता था। लोग समझते थे ऐसे कि जयप्रकाश नारायण का जो है जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से मतलब इनका मनमुटाव है। मनमुटाव इनको इन लोगों से नहीं था, इन लोगों के द्वारा बनाए गए जो सिद्धांत थे, जो नीतियाँ थी, यानी जो प्रिंसिपल, जो पॉलिसी थी, उससे इनको झगड़ा था। वो ये चाहते थे कि ये लोग जो अच्छी नीतियाँ, अच्छे सिद्धांत बनाए ताकि देश के लोगों का क्या हो? भलाई हो। ठीक, ये उन लोगों को समझाते भी थे, बताते भी थे, लेकिन ये लोग नहीं मानते थे, तो इसलिए उनकी ये आलोचना करते थे। भाषण के क्रम में जयप्रकाश नारायण जो थे वो दलविहीन लोकतंत्र का भी चर्चा करते हैं। ठीक, दलविहीन लोकतंत्र मतलब बिना दल के लोकतंत्र की स्थापना हो, चर्चा करते हैं। और वे अपने ऐतिहासिक भाषण से स्पष्ट कर देते हैं कि संपूर्ण क्रांति मतलब कि वो चाहते हैं, मतलब जयप्रकाश नारायण चाहते हैं कि संपूर्ण मतलब कि क्रांति हो, यानी लोग जो है वो मतलब कि क्या हो कि जो जयप्रकाश नारायण चाहते हैं कि लोग जो है ये जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो ये सब क्या हो? ख़त्म हो। लोगों का जो मतलब कि दुख है, तकलीफ़ है, वो सब क्या हो? ख़त्म हो। लोगों पे जो मतलब घूस या रिश्वत लिया जा रहा है वो सब क्या हो? ख़त्म हो। तो वो ये चाहते हैं जयप्रकाश नारायण। और इस संपूर्ण क्रांति को वो मतलब कि लाने में जन संघर्ष समितियों की भूमिका की चर्चा भी उन्होंने अपने भाषण में किया। ये संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से जो है मतलब कार्य करेंगी। साथ ही ये समितियां केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए भी कार्य करेंगी, ऐसा जयप्रकाश नारायण जो है चाहते थे। मतलब इन्होंने जो समितियां बनाया था, जन संघर्ष समिति और छात्र संघर्ष समिति, ठीक, तो इन सभी का मतलब कि उन्होंने क्या किया? मतलब कि बताया कि ये मतलब कि मैं इन समितियों से यही चाहता हूँ कि वो केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि समाज में जितने भी तरह के मतलब क्रांति है, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो या नैतिक हो, हर क्रांति के लिए ये कार्य करे। तो ये अपने भाषण में यही जनता को समझाते हैं और बताते हैं। ठीक, बाकी ये एक मतलब कि सारांश था जिसमें मैं आप लोगों को कोशिश किया कि जो ये संपूर्ण क्रांति पाठ है इसको मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊं। इसके अलावा आप लोग जो है लेखक परिचय को भी अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग जो है ज़रूर मतलब कि हमारे पुराने वीडियोस को देखें, हमारे चैनल से जुड़े। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे वीडियो के नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।